मेरा नाम प्रियंका है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी ससुराल बहुत अच्छी थी। शादी करके मैं एक अच्छे परिवार में गई थी। हमारे घर में एक काल कोठरी बनी हुई थी। मेरी सास के मरने के बाद मेरे ससुर जी रोज रात को उस कोठरी के अंदर जाते और 2-3 घंटे के बाद ही बाहर आते थे। हमेशा उस कोठरी में ताला लगा रहता था। एक दिन आधी रात को जब मैं कोठरी की तरफ से गुजरी तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। शादी से पहले मैं एक बड़े ही सुलझे हुए परिवार में रहने वाली लड़की थी, जहां पर लड़कियों पर बड़ी बाउंडेशन लगाई जाती थी। जन्म के बाद से ही मुझे अपने पिता का बड़ा डर सहना पड़ा था। मेरे पिता मुझे पसंद नहीं करते थे, लेकिन मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार किया करती थी, क्योंकि मेरे पिता को बेटा चाहिए था और मैं बेटी पैदा हो गई थी। अपनी मम्मी के लिए तो मैं उनकी सबसे लाडली बेटी थी। मैं धीरे धीरे जवान होने लगी। अपनी माँ के प्यार के साथ और अपने पिता की धुतकार के साथ साथ मैं जवान हो गई थी। मैं बहुत इंटेलिजेंट थी और पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। इसीलिए मेरी मम्मी मुझसे घर का कोई भी काम नहीं करवाती थी। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं। एक दिन मेरे दादाजी ने मेरी मम्मी से कहा। वहां पर मेरे पिताजी भी बैठे हुए थे। मेरे दादाजी मेरी मम्मी से कहने लगे, सुनो बहू, प्रियंका की पढ़ाई लिखाई अब बहुत हो चुकी, अब इसे कुछ घर के काम सिखाया करो। जब शादी करके ससुराल जाएगी तो क्या मुंह दिखाएगी। किचन में ले जाकर इससे खाना बनवाया करो। यही लड़की के असल काम होते हैं। आखिर इतना ज्यादा पढ़ना लिखना किसी काम नहीं आता। लड़की को चूल्हा चौका ही करना होता है। तभी मेरे पिताजी दादाजी से कहने लगे, पिताजी आप चिंता मत करो, प्रियंका सब कुछ सीख जाएगी, अब वो घर के ही काम किया करेगी। मैं बहुत सिंपल बिहेवियर की लड़की थी। मेरे दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। मेरी माँ अब मुझसे घर के काम करने की जिद किया करती थी, क्योंकि पिताजी भी उन पर प्रेशर बना रहे थे। लेकिन अब मुझे एक स्कूल में टीचिंग की नौकरी मिल गई थी। आस पड़ोस के लोग हमारे घर पर बधाइयाँ देने के लिए आए थे। दादाजी भी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि सब लोग मेरे दादा को बधाई दे रहे थे कि आपकी पोती हमारे मोहल्ले की पहली ऐसी लड़की है जो टीचर बनी है। सच में आपकी पोती ने तो कमाल कर दिया। पहली बार मेरे दादाजी ने मेरे सर पर हाथ रखा था और मेरे पिताजी भी मुझसे बहुत खुश हुए थे। मेरे पिता ने तो मुझे अपने गले से लगा लिया था। ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। एक दिन मेरे पिताजी मेरी मम्मी से कहने लगे, अब हमें प्रियंका की शादी के बारे में सोचना चाहिए। मेरी मम्मी कहने लगी, हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हो, अब हमारी बेटी जवान हो गई है, अब हमें इसे किसी के घर की बहू बना देना चाहिए। मेरी मम्मी कहती थी, मैं अपनी बेटी के बिना कैसे रहूंगी। मेरी मम्मी ये सोचकर रोने लगती थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं जवान लड़की थी। एक न एक दिन तो मेरे माता पिता को मेरी शादी करनी ही थी। एक दिन शाम के टाइम पर सब लोग बैठकर चाय पी रहे थे। तभी मेरे चाचा जी भी आ गए थे। मैं अपने चाचा जी को देखकर बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मैं अपने चाचा की लाडली भतीजी थी। मैं अपने चाचा के लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। चाचा जी मेरे पिताजी और मम्मी से बातें कर रहे थे। उन्होंने मेरे रिश्ते के बारे में बताया। वो कहने लगे, भैया भाभी, मैं अपनी प्रियंका के लिए एक बहुत अच्छा सा रिश्ता लेकर आया हूँ। चाचा ने बताया कि उनके दोस्त का भांजा है और वो भी डॉक्टर है। दिल्ली में बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता है। लड़के का नाम रितेश है। लड़का बहुत हैंडसम और अच्छे नेचर का है। हमारी प्रियंका की जोड़ी उसके साथ बहुत अच्छी लगेगी और हमारी प्रियंका वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। वो भी हमारी प्रियंका की तरह इकलौता लड़का है, अपने माता पिता के साथ रहता है। पूरी फैमिली बहुत अच्छी है और मैं लड़के वालों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारी प्रियंका वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। चाचा ने मेरे पिताजी को लड़के की फोटो भी दिखाई थी। मेरी मम्मी और पिताजी को तो लड़का बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि हमें सोचने के लिए कुछ टाइम तो दो, हम प्रियंका से उसकी मर्जी जानने के बाद बता देंगे। चाचा ने कहा, ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे। मैं जब चाय लेकर बाहर गई तो मैंने चाचा जी से पूछा, चाचा जी आप चाची को नहीं लेकर आए और घर पर सब लोग कैसे हैं? चाचा ने कहा कि सब ठीक है बेटा, और तुम्हारी चाची की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाई। चाचा नाश्ता करने के बाद कहने लगे, चलिए मैं चलता हूँ, अब काफ़ी देर हो गई है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं फिर आऊँगा। ये कहकर चाचा हमारे घर से चले गए थे।
उनके जाने के बाद मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा दादाजी को बुलाकर ले आओ। मैं दादाजी के कमरे में गई और उनसे कहने लगी, दादाजी चलिए, मम्मी और पिताजी को शायद आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मेरे पिताजी ने दादाजी को लड़के की फोटो दिखाई। दादाजी को भी लड़का पसंद आ गया था। फिर मेरी मम्मी ने लड़के की फोटो मुझे दिखाई और पूछने लगी, बताओ बेटी कैसा लगा तुम्हें ये लड़का। लड़के की फोटो देखकर मैं भी शर्मा गई थी। लड़का अच्छा था और मुझे पसंद आ गया था। मैंने कह दिया था मुझे लड़का पसंद है। मेरा ये जवाब सुनकर सब लोग बहुत खुश हो गए थे। घर में सभी लोगों को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था। मेरे पिताजी ने चाचा को फोन करके बता दिया कि लड़का सबको पसंद आ गया है। बस एक बार वो लोग लड़के और उसकी फैमिली से मिलना चाहते हैं। और उनका कहना था कि उसके बाद रितेश और प्रियंका भी आपस में एक दूसरे से बात कर लेंगे और एक दूसरे को समझ लेंगे। मेरे घर वालों को लड़का और उसकी फैमिली काफी पसंद आ गई थी। उसके बाद रितेश की और मेरी भी मीटिंग करवा दी गई थी। हम दोनों ने आपस में बातचीत करने के बाद अपनी अपनी फैमिली से हाँ बोल दिया था। हम दोनों की फैमिली ने आपस में बातचीत करके शादी की डेट भी फिक्स कर दी थी। हमारी शादी की डेट 1 महीने बाद की फिक्स हो गई थी और हमारे घर में शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। सारी तैयारियां हो जाने के बाद धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया था। मुझे शादी के जोड़े में तैयार देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। मेरे पिताजी और दादा भी बहुत खुश थे, क्योंकि आज उनके घर की बेटी की शादी थी। इस तरह सारी रस्में रिवाज कंप्लीट हो जाने के बाद मेरी और रितेश की शादी भी हो गई थी। मेरे पिता ने मेरी शादी खूब धूमधाम से की थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और मेरे ससुराल वाले भी हमारे घर जब बारात लेकर आए थे तो हमारे घर का सारा इंतजाम देखकर बहुत खुश हो गए थे। अब टाइम आ गया था मुझे इस घर से विदा करने का। मेरे पिताजी ने पहले मुझसे ज्यादा प्यार तो नहीं किया था, लेकिन वो मेरी विदाई पर बहुत रो रहे थे और मेरी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दादाजी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। मुझे अपने परिवार का इतना ज्यादा प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और मैं विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। मेरा स्वागत मेरी ससुराल में बहुत अच्छे से किया गया था। मेरे दिल में थोड़ा सा डर था, क्योंकि लड़की की जब शादी होती है तो वो थोड़ा नर्वस फील करती है और यही सब कुछ मैं भी फील कर रही थी। मुझे ऐसे नर्वस देखकर रितेश ने अपनी मम्मी को मेरे पास भेजा। मेरी सास ने मुझे बहुत प्यार से समझाया, बेटी डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे अपने हैं, तुम हमारी बेटी की तरह हो, इसलिए तुम हमें भी अपना ही समझो। मेरे लिए जैसे मेरा बेटा है ऐसे ही तुम भी हो। मैं चुपचाप बैठी हुई अपनी सास की बातें सुन रही थी। मेरे दिल का डर अब थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि वो मुझे तसल्लियां दे रही थीं। फिलहाल मेरी शादी का आज का दिन तो पूरा हो चुका था। मुझे रितेश के कमरे में भेज दिया गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं दुल्हन बनी बेड पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर के बाद रितेश भी कमरे में आ गया था और वो मेरे पास आकर बैठ गया था। उसने धीरे धीरे मुझसे बातें करना शुरू की और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, प्रियंका तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरी मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मुझे अपने माँ पिताजी की याद आ गई थी। रितेश ने मेरे आंसू पोंछते हुए मुझे गले से लगा लिया था। शादी की पहली रात तो बहुत अच्छी गुजरी थी। अगली सुबह फ्रेश होकर जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मैं सीधा किचन में चली गई थी। आज मेरी ससुराल में किचन में मेरा पहला कदम था। मुझे सबके लिए खीर बनानी थी। खीर बनाने के बाद जब मैंने सबको खीर दी तो डर की वजह से मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं इतनी होशियार और पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ससुराल में आकर छोटी से छोटी बात पर डर रही थी। न जाने मुझे ऐसा क्यों हो गया था। शायद लड़कियों को शादी के बाद ऐसा ही होता है। मेरी सास ने मेरे हाथ पकड़ लिए और समझाने लगी, बेटी तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हें यहाँ पर हमसे डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं। सब लोगों ने मेरे हाथ की बनी हुई खीर खाई और खीर की खूब तारीफ की, और सबसे ज्यादा तारीफ तो मेरे ससुर जी ने की थी। मेरे दिल को तसल्ली हो गई थी कि चलो पहला दिन किचन का बहुत अच्छा गया। मेरी सास कहने लगी, प्रियंका के हाथों में तो बिल्कुल जादू है, क्या कमाल की खीर बनाई है। तुमने पढ़ाई लिखाई करते करते खाना भी अच्छा बनाना सीख लिया है। मैंने कहा कि मम्मी जी ये सब कुछ मुझे मेरी मम्मी जी ने सिखाया है। मैं मम्मी को बनाते हुए देखती थी तो उसी तरह से ट्राई करके यहाँ पर भी बना लिया।
मेरी सास को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा था। अब हमारे घर के सारे मेहमान अपने अपने घर को जाने लगे थे। मैंने सब मेहमान के लिए खाना बनाया था। सबको खाना भी बहुत पसंद आया था। अब घर में हम सिर्फ 4 लोग ही बचे थे, क्योंकि सारे मेहमान अपने अपने घर को जा चुके थे। पगफेरे की रस्म के लिए मुझे अपने मायके भी जाना था। मेरे चाचा जी मुझे पगफेरे की रस्म के लिए लेने आए थे। मेरी सास ने मेरे चाचा को धन्यवाद कहा था और कहा था कि हमें प्रियंका जैसी लड़की नहीं मिल सकती थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें प्रियंका जैसी बहू दी। मेरी सास मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी, तो ये सुनकर मेरे चाचा को भी बहुत अच्छा लगा था। मैं अपने चाचा के साथ अपने मायके आ चुकी थी। दादाजी, मेरी मम्मी और पिताजी सभी लोग घर के दरवाजे पर खड़े हुए मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे जाते ही सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और गले से लगा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे सबने मुझे काफी सालों बाद देखा है। मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि बेटी, तुम कैसी हो? सब ठीक तो है ना ससुराल में? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? और तुम्हारी ससुराल में सब लोग कैसे हैं? मैंने मम्मी से कहा, अरे मम्मी शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। मेरे ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे हैं और सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे मुंह से ये बात सुनकर मेरी मम्मी को बहुत तसल्ली हो गई थी और वो खुश नजर आ रही थी और उनको इस बात की भी तसल्ली हो गई थी कि उनकी बेटी की शादी सही घर में हो गई है। हंसते मुस्कुराते 2-3 दिन कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। मेरा पति मुझे लेने के लिए मेरे घर पर आ गया। मेरी फैमिली में सब लोग रितेश से मिलकर बहुत खुश हुए थे और उसके बाद मैं अपने पति के साथ घर वापस आ गई थी। इधर ससुराल में अपनी बहू को देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए थे। मेरी सास कहने लगी, बेटी, सब लोग घर पर कैसे हैं? तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? दादाजी कैसे हैं? और तुम्हारे पिता? मैंने उनको बताया, माँ जी, मेरे घर पर सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। आप बताइए, आप कैसी हैं? मेरी सास कहने लगी, बस ठीक हूँ, अब तुम आ गई हो तो और ज्यादा ठीक हो जाऊंगी। मेरी सास ने मुझे कहा, बेटी, तुम आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का लेकर आती हूँ। धीरे धीरे दिन गुजरते चले जा रहे थे। मेरी सास का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था और हम दोनों मिल बांटकर घर का सारा काम कर लिया करते थे। एक दिन मेरी सास मेरे पास खड़ी हुई बातें कर रही थी। तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मैं तो अपनी सास को देखकर घबरा गई थी कि न जाने इन्हें क्या हो गया था। मैंने जल्दी से अपनी सास को उठाने की कोशिश की और पानी की छींटे मारकर उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगी। मैंने जल्दी से अपने ससुर को आवाज लगाई। मेरे ससुर भागे भागे आए। पता नहीं मेरे सास को क्या हो गया था। मेरे ससुर ने भी मेरी सास को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो होश में नहीं आई। मैंने फौरन ही रितेश को कॉल करके घर पर बुला लिया। उनसे कहा कि जल्दी से जल्दी घर पर आ जाइए, मम्मी जी की तबीयत खराब हो गई है। मेरे ससुर और मैं मेरी सास को लेकर अस्पताल चले गए थे। मेरे पति को भी हमने अस्पताल आने के लिए कह दिया था। मेरी सास को इमरजेंसी में एडमिट करवा दिया गया था। दवाइयाँ और इंजेक्शन के थ्रू मेरी सास को होश में लाया गया था। फिर उनके काफ़ी सारे रिपोर्ट्स भी हुई थी। रितेश भी अस्पताल पहुंच चुके थे। उन्होंने सबसे पहले आते ही यही सवाल किया कि माँ को क्या हुआ है। मेरे ससुर ने कहा, पता नहीं बेटा, तुम्हारी माँ को क्या हो गया है। मैंने उनको बताया कि मम्मी जी मेरे साथ खड़ी हुई बातें कर रही थीं, तभी अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गईं। मैंने अपने पति को दिलासा दिया और कहा कि अभी तो मम्मी जी ठीक हैं, डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट्स बताई हैं, कल उनकी रिपोर्ट आ जाएंगी, इसलिए तब तक उन्हें अस्पताल में ही रुकना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, मम्मी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मेरे पति ने कहा कि तुम घर चलो, नहीं तो हॉस्पिटल में रुकने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरे ससुर ने कहा, रितेश बेटा, तुम भी घर चले जाओ, तुम्हारी माँ के पास मैं रुक जाऊंगा, बहू घर पर अकेली तो नहीं रुकेगी। रितेश ने कहा, लेकिन पापा जी, मैं आपको यहाँ पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। मेरे ससुर ने रितेश से कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम अपनी मम्मी को देखने के बाद घर के लिए निकल जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे अपनी सास की बहुत फिक्र हो रही थी और मेरा दिल रो रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जैसे ही मेरे पति ने मेरी तरफ देखा तो वो मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। मैंने उनको बताया कि मम्मी जी को क्या हो गया है, उनकी तबीयत अचानक कितनी खराब हो गई कि वो बेहोश हो गईं। मेरे पति ने मुझे दिलासा दिया और कहने लगे, शांत हो जाओ, मम्मी को कुछ नहीं होगा।
लेकिन मैंने एक बड़ी अजीब सी बात देखी थी कि मेरी सास को काफ़ी दिनों से बुखार आ रहा था और वो किसी चीज़ की दवाइयाँ खा रही थी। मैंने घर जाते ही उन दवाइयों के रैपर लाकर अपने पति को दिखाए और उनको बताया कि काफ़ी दिनों से मम्मी जी ये दवाई ले रही थी। मेरे पति ने दवाई के रैपर देखकर कहा कि ये दवाई तो मम्मी के बुखार की है, लेकिन बुखार तो मम्मी का काफ़ी दिनों पहले ठीक हो चुका था, तो फिर अचानक उनकी आज तबीयत कैसे खराब हो गई। रितेश मुझसे बहुत नाराज हुए और कहने लगे, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मैंने रितेश से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मम्मी जी किस चीज़ की दवाई खा रही हैं, और फिर मुझे लगा कि शायद तुम्हें इस बारे में पता होगा। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। मैंने रितेश से कहा, रितेश तुम परेशान मत हो, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। मम्मी जी की रिपोर्ट्स आने वाली होंगी और उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। पापा जी वहाँ पर अकेले हैं, अस्पताल में किसी औरत का होना भी ज़रूरी है। रितेश कहने लगे, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैंने कहा, नहीं, आप ऑफिस से आए हो, आप आराम करो, जैसी भी बात होगी मैं आपको फ़ोन पर बता दूंगी। मैं हॉस्पिटल आई तो मेरे ससुर जी बैठे हुए थे। मेरी सास की रिपोर्ट्स भी आने वाली थी। डॉक्टर ने पूछा कि आप कौन हैं। मैं आगे बढ़ गई और कहने लगी, ये मेरी सास है। जी बताइए। तो डॉक्टर ने मुझे अपने केबिन में आने के लिए कहा। मैं डॉक्टर के केबिन में चली गई थी। जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी सास को कैंसर है और ये फाइनल स्टेज पर है, ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि आखिर मेरी सास को इतनी बड़ी बीमारी थी। डॉक्टर ने मुझसे पूछा, क्या आप लोगों को कभी भी कुछ पता नहीं चला। मैंने डॉक्टर को उन दवाइयों के रैपर्स दिखा दिए जो मेरी सास लिया करती थी। अभी जब मैं घर गई थी तो मुझे इस बात की याद आ गई थी, इसीलिए मैं दवाइयों के रैपर अपने साथ लेकर हॉस्पिटल चली आई थी। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी सास को इस बारे में पहले से ही पता है कि उन्हें कैंसर है और ये दवाइयाँ कोई नॉर्मल दवाइयाँ नहीं बल्कि कैंसर की ही दवाई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी सास को कैंसर है और ये बात वो अच्छी तरह से जानती थी, तो उन्होंने इस बारे में अपने घर पर किसी को क्यों नहीं बताया। मैंने पीछे पलटकर देखा तो डॉक्टर के केबिन के दरवाजे पर मेरे ससुर खड़े हुए सारी बातें सुन रहे थे। उनके पैरों तले से भी ज़मीन निकल गई थी और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैंने अपने ससुर को दिलासा दिया और उनको चेयर पर बैठाया। मैंने उनको समझाया कि प्लीज़ पापा जी, आप परेशान मत हो। अगर रितेश को ये बात पता चलेगी तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। मम्मी जी ठीक हो जाएंगी। मेरे ससुर कहने लगे, बहू मुझे झूठा दिलासा मत दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मम्मी अकेले अकेले ही इतना सब कुछ झेल रही है। वो मुझे भी तो सब कुछ बता सकती थी। उसने कभी हमें एहसास तक होने नहीं दिया कि वो कितनी बड़ी बीमारी से जूझ रही है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। वो मुझे छोटी से छोटी बात बताती है, फिर उसने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा ली। मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। देखो, मैं तुम्हारी मम्मी का ख्याल नहीं रख पाया। मेरे ससुर ये बात कह रहे थे और बुरी तरह से रो रहे थे। मैंने अपने ससुर को समझाने की बहुत कोशिश की कि आप शांत हो जाइए, क्योंकि रोने से आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर मम्मी जी ने आपको इस तरह से देख लिया तो वो बिल्कुल टूट कर रह जाएंगी। हमें मम्मी जी के सामने मजबूत बनना पड़ेगा, जिससे उनके जीने की इच्छा बढ़ सकेगी, जितने भी कुछ दिन और हमारे साथ बिता सकेंगी। मेरे ससुर ने कहा, प्रियंका, इस बारे में तुम रितेश को कुछ भी मत बताना। वो मेरा इकलौता बेटा है, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैंने अपनी ससुर की बातों में हाँ मिला दी थी। शायद रितेश की वजह से ही मेरी सास ने अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। हम अपनी सास को घर लेकर आ गए थे। मैं घर पर रहकर अपनी सास का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। रितेश को बता दिया था कि मम्मी जी को इन्फेक्शन हो गया था, इसी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अब कोई बात नहीं, अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रोज़ उन्हें ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। रितेश बेफिक्र होकर रोज़ ऑफिस चले जाते थे और रोज़ घर आते ही मम्मी जी के बारे में पूछते हैं, मम्मी की तबीयत कैसी है, आज उन्हें कुछ हुआ तो नहीं था। लेकिन मैं उन्हें बताती कि मम्मी जी बिल्कुल ठीक है और अपने कमरे में आराम कर रही है, तुम टेंशन मत लो, धीरे धीरे मम्मी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रितेश अपनी मम्मी की टेंशन में कुछ खाता पीता भी नहीं था। उसे हमेशा अपनी मम्मी की चिंता सताए रहती थी। मम्मी जी की भी तबीयत तो खराब ही रहती थी, लेकिन ना जाने मेरे ससुर को क्या हो गया था।
कि वो हमारे घर में बनी कोठरी में जाते और वहां पर 2-3 घंटे गुजार कर ही वापस आते थे। मेरे ससुर रोज रात को ऐसा ही करते थे। रोज रात के 12 बजे के बाद कोठरी में चले जाते और रात के 3 बजे या 2 बजे ही उससे बाहर निकलते थे। मेरी सास अपने कमरे में अकेली सोती रहती थी। एक दिन रात के 3 बज रहे थे और मुझे प्यास लगी तो मैं किचन में पानी लेने के लिए जाने लगी। मैं कोठरी के पास से ही गुजरी थी कि मुझे किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। मैंने कान लगाकर बातें सुनने की कोशिश की तो कोठरी के अंदर से मेरे ससुर के बोलने की आवाज आ रही थी और उनके साथ साथ किसी और औरत के बोलने की भी आवाज आ रही थी। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी कि अंदर से कोई औरत बोल रही है और मेरे ससुर भी अंदर मौजूद हैं। मैं बड़ी परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूं। तभी तो रोज मेरे ससुर कोठरी के अंदर जाते थे और 2-3 घंटे गुजार कर वापस आते थे, लेकिन अंदर कौन था ये मैं नहीं जान पाई थी। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं अपने पति को जगाकर अपने साथ कोठरी की तरफ लेकर आ गई थी। मेरी सास अपने कमरे में ही सो रही थी। रितेश ने बिना कुछ सोचे समझे ही दरवाजे को धक्का मार दिया। दरवाजा धक्का मारते ही खुल गया था, लेकिन सामने का नजारा देखकर हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि सामने कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर के साथ कोई औरत खड़ी हुई थी और मेरे ससुर उसके गले में हाथ डाले खड़े थे। आज मेरे ससुर की सच्चाई खुलकर सामने आ गई थी। मेरे पति ने फौरन ही उस औरत को पकड़ लिया। रितेश शायद उस औरत को अच्छी तरह से जानते थे। रितेश ने कोठरी से हाथ पकड़कर उस औरत को बाहर निकाल दिया। मैंने रितेश को समझाने की कोशिश की कि रात का टाइम हो रहा है, मम्मी जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तमाशा बनाया हुआ है और ये औरत कौन है। मैंने अपने ससुर से भी सवाल किया तो वो भी खामोश खड़े रहे। रितेश ने कहा कि अच्छा हुआ प्रियंका, तुमने मेरी आंखें सही टाइम पर खोल दी, नहीं तो मैं इस आदमी की हकीकत नहीं जान पाता। तुम्हें पता है ये औरत हमारे घर की पुरानी नौकरानी है। 2 साल पहले ये हमारे घर पर नौकरी करके गई है। मम्मी को तभी से पापा पर शक होता था कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए मम्मी ने इस नौकरानी को घर से निकाल दिया था। लेकिन आज ये 2 साल बाद फिर हमारे घर पर मौजूद है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरे पति ने अपने पिता से सवाल किया कि आप भी इससे प्यार करते हैं। मेरे ससुर ने कहा कि हाँ, मैं इससे प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी माँ को कैंसर है और वो ज्यादा दिन मेरे साथ नहीं रह सकती। ये बात बहुत पुरानी हो गई है, ये कोई नई बात नहीं। तुम्हारी माँ भी ये बात अच्छे से जानती है और मैं भी ये बात अच्छे से जानता हूँ कि उसको कैंसर है, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रह सकता। ये नौकरानी है, लेकिन मैं इससे प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर मेरे पति हैरान रह गए थे और मैं भी हैरान थी कि मेरे ससुर को जब ये बात पहले से ही पता थी तो वो उस दिन हॉस्पिटल में रोने का नाटक क्यों कर रहे थे। मेरे ससुर ने बताया कि वो अपनी बीमार पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते। इतनी बातें ही हो रही थी कि पीछे ये सब खड़ी हुई मेरी सास सुन रही थी, जो अचानक से बेहोश होकर गिर गईं। हम लोग फौरन उन्हें अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। तभी मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और वो कहने लगे कि तुम्हें ये बात पता थी तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताई कि मेरी मम्मी को कैंसर है। इतने दिनों से तुम मुझसे ये बात छुपाती आ रही हो। प्रियंका, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में। मैंने अपने पति से माफी मांगी और कहा कि मुझे पापा जी ने ही मना किया था कि आपको कुछ नहीं बताना। अगर आपको इस बारे में पता चल गया तो आप ये सदमा बर्दाश्त नहीं करोगे। ये सुनकर मेरे पति ने कहा कि पागल लड़की, तुम्हें नहीं पता कि ये सब कुछ मेरे पापा की चाल थी, क्योंकि वो तो खुद जल्द से जल्द चाहते थे कि मेरी मम्मी मर जाए और उनका रास्ता साफ हो जाए ताकि वो नौकरानी से शादी कर सके। अगर तुम मुझे मम्मी की बीमारी के बारे में बता देती तो मैं अपनी मम्मी को बचाने की हर कोशिश से गुजर जाता। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। मैंने रो रो कर अपने पति से माफी मांगी थी। आखिर मेरे पति के साथ भी बुरा हुआ था, क्योंकि उनकी मम्मी इस दुनिया से छोड़कर उनको चली गई थी और उनके पापा ने नौकरानी से शादी कर ली थी और इस सब में बेवकूफ़ मैं बन रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुर इतना बड़ा नाटक कर रहे थे और कोठरी में छुपकर रोज रात को नौकरानी से मिला करते थे। मुझे तो लगता था कि शायद वो कोठरी के अंदर किसी काम के लिए जाते होंगे। वो तो अच्छा था कि अचानक मैं कोठरी के आगे से गुजर रही थी तो मुझे किसी के बोलने की आवाज़ आने लगी। मौके पर ही जब मैंने अपने पति को बुला लिया तो ये सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई थी।
नहीं तो ये सच्चाई हमेशा दबी की दबी ही रह जाती। और अगर मेरी सास की बीमारी वाली बात रितेश को पता चल जाती तो वो अपनी मम्मी का इलाज भी करवा सकते थे, जिससे उनकी माँ को कुछ दिन की जिंदगी और मिल सकती थी। शायद मेरी सास की जिंदगी इतनी ही लिखी हुई थी। फिलहाल मेरे ससुर तो हमारे घर को छोड़कर नौकरानी के साथ शादी कर चुके थे। मेरे पति से भी माफी मांग ली थी और मम्मी जी के घर से जाने के बाद घर में बहुत सुनसान सी हो गई थी। घर का माहौल बिल्कुल अलग हो गया था। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे मेरे पति का मूड मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन एक तरफ मेरे ससुर ने अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ बहुत बुरा किया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।